समाज भाषा विज्ञान, भाषा और समाज, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं, जिसमें भाषा और बोली, बहुभाषिता और द्विभाषिता के विविध रूप, कोड अंतरण और मिश्रण, बहुभाषिता में जन्मी पिजिन, क्रियोल और मिश्रित भाषाएं, नाते रिश्तेदारों के लिए प्रयुक्त संबोधन। तो भाषा और समाज का गहरा संबंध है। भाषा के माध्यम से ही समाज का गठन अपने वर्तमान रूप में संभव हुआ है। भाषा संप्रेषण की वस्तु है। सामाजिक व्यवहार वास्तव में सामाजिक संप्रेषण है, जो भाषा की संप्रेष्यता के कारण संभव हो पाया है। हम जीवन में किसी को तुम से संबोधित करते, किसी को आप से। यह केवल भाषा की संरचना की विशेषता नहीं, बल्कि समाज में व्यक्तियों के परस्पर संबंध और आपस के व्यवहार पर निर्भर करता है। हम किसी समाज में या किसी व्यक्ति में भी भाषा का एक स्थिर सुनिश्चित रूप नहीं देखते, तब भाषा के बारे में हमारी मान्यता में भी परिवर्तन आए। आज हम समाज के सभी विविध रूपों में समावेश को ही भाषा की संज्ञा देते हैं और हर स्थिति में विविध रूपों को बोली, प्रयुक्ति, शैली आदि नामों से विहित करते हैं। इस तरह समाज में भाषा की विविधता के अध्ययन के फलस्वरूप समाज भाषा विज्ञान की स्थापना हुई। आधुनिक युग वास्तव में बहुभाषिकता का युग है। एक ही समाज में कई भाषाओं का व्यवहार होता है। आधुनिक व्यक्ति आमतौर पर द्विभाषी है। समाज में भाषाओं के बीच अस्तित्व के लिए संघर्ष हो सकता है। व्यक्ति दोनों भाषाओं के प्रयोग में एक दूसरे पर प्रभाव की स्थिति पैदा कर सकता है। समाज में दो भाषाओं के प्रयोग में एक तीसरे रूप का जन्म हो सकता है। भाषा और समाज अन्योन्य आश्रित हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। समाज भाषा विज्ञान। भाषा से इतर समाज और समाज से इतर भाषा के अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती। समाज में ही न, जहाँ हम अपने मित्रों, बंधुओं, रिश्तेदारों और अन्य स्वजनों के साथ रहते हैं, क्या हम हर व्यक्ति से जो हमारे संपर्क में आता है एक ही तरह से बातचीत करते नहीं ना। किसी व्यक्ति से आदर सूचक शब्दों के साथ, किसी से तू तड़ाक के शब्दों के साथ और किसी अन्य से स्नेह और प्यार से भरे शब्दों के साथ वार्तालाप करते हैं। कहने का आशय यह है कि हमसे संपर्क रखने वाले हर व्यक्ति के लिए वार्तालाप के नियम भिन्न हैं। क्या? क्योंकि बातचीत में प्रयोग होने वाली भाषा और उसके विभिन्न रूपों का प्रयोग करने के कुछ विशेष नियम हैं। ये विशेष नियम हमारे समाज की संरचना और हमारे आपसी संबंधों की संरचना से निर्धारित होते हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि भारतीय भाषाएं तीन तरह के द्वितीय पुरुष सर्वनाम तू, तुम और आप में भेद रखती है, परंतु अंग्रेजी में सब सिर्फ एक शब्द यू का रूप ले लेते हैं। क्योंकि ये दो भाषाएं बोलने वाला समाज वस्तुओं को तीन भिन्न दृष्टि से देखता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कौन, कब, क्यों और क्या बोलता है, यह जानने की उत्सुकता हम सबको होती है। भाषा विज्ञान का जो रूप इन प्रश्नों के उत्तर की खोज में लगा रहता है, वही समाज भाषा विज्ञान है। समाज भाषा विज्ञान वह समाज है जो समाज के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं के रूप या रूपों का नियमित रूप से अध्ययन एवं विश्लेषण करता है। समाज भाषा विज्ञान की यह कोशिश रहती है कि वह यह जान पाए कि किसी भी समाज में भाषाई संप्रेषण होता कैसे। वे कौन से भाषिक नियम हैं जो समाज में रहने वाले स्त्री, पुरुष, बड़े या बच्चे बिना किसी गलतफहमी के पूर्ण संप्रेषण के लिए प्रयोग कर पाते। समाज भाषा विज्ञान वह यह मानकर चलता है कि मात्र भाषा के व्याकरण का ज्ञान ही काफ़ी नहीं, परंतु उस भाषा के प्रयोग के नियम जो कि एक विशेष सामाजिक संदर्भ में अपनाए जाते हैं का जानना ही सही मायनों में भाषा के व्याकरण को जानना है। इसके बाद पढ़ते हैं भाषा और बोली। भाषा और बोली का प्रश्न उतना ही विवादास्पद है जितना पति पत्नी के अधिकारों का द्वंद्व। भाषा को सम्मानजनक और बोली को निम्न मानने की प्रथा चिरकाल से चली आ रही है। सर्वमान्य हिंदी भाषा में जो खड़ी बोली के रूप में जानी जाती है तथा ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मैथिली आदि उसकी उपभाषाओं में शब्द रूप रचना, वाक्य रचना, अर्थ संरचना या शुद्ध व्याकरण के आधार पर भाषा बोली का भेद करना संभव नहीं है। शुद्ध भाषिक दृष्टि से जिस प्रकार खड़ी बोली भाषा है, वैसे ही ये सारी उपभाषाएं भी भाषाएं हैं। जो कल तक बोली थी वह आज भाषा हो गई और जो कल
तक भाषा थी वह बोली कहलाती है। यदि भाषा और बोली में अंतर किया जा सकता है तो यह अंतर मुख्य रूप से व्यापकता, प्रयोजन और प्रतिष्ठा के संदर्भ में देखा जा सकता है। अगर भाषा और बोली में अंतर देखें तो सामाजिक प्रकार्य में भाषा अध्यारोपित होती है, यानी सुपर ऑर्डिनेट, और सामाजिक बोली जो है सब सामाजिक प्रकार्य में बोली भाषा के अधीन होती है। भाषा का मतलब सब ऑर्डिनेट। भाषा का क्षेत्रीय आधार अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत होता है, वहीं बोली का क्षेत्रीय जो क्षेत्रीय आधार जो है छोटा होता है। भाषा का प्रयुक्त क्षेत्र अधिक बहुमुखी होता है क्योंकि भाषा साहित्य, शिक्षा, प्रशासन आदि अनेक व्यवहार क्षेत्रों में प्रयुक्त होती है। बोली का प्रयुक्ति क्षेत्र सीमित होता है। भाषा समाज में प्रतिष्ठा और प्रभुत्ता का द्योतक है, बोली समाज में प्रतिष्ठा का कारण नहीं बनती। भाषा का प्रयोग औपचारिक संदर्भों में होता है, बोली का प्रयोग अनौपचारिक संदर्भों में होता है। भाषा सापेक्षता अधिक मानकीकृत होती है, बोली में भाषा विकल्पन सापेक्षता अधिक होता है। भाषा अपनी विभिन्न बोलियां बोलने वालों के बीच संपर्क का भी काम करती है। बोली प्रायः मातृभाषा के रूप में ही प्रयुक्त होती है। अर्थात भाषा के सामाजिक स्तर भेद, स्त्री पुरुष, अर्थात स्त्रियों का व्याकरण भिन्न और पुरुषों का भिन्न। हमारे समाज में छोटे बड़े एक सी भाषा, जैसे उम्र में भी है, हमारे समाज में छोटे बड़े एक सी भाषा का प्रयोग नहीं करते। शिक्षा, आधुनिक हिंदी में संस्कृत की बहुलता और बातचीत में अंग्रेजी शब्दों की बहुलता दोनों ही शिक्षित वर्ग की पहचान। यही नहीं, हिंदी बोलते समय कुछ परिचित अंग्रेजी शब्दों का विगड़ा रूप भी शिक्षा अशिक्षा का परिचय दे देता है। उदाहरणतः स्टेशन, सटेशन, क्लास, किलास, स्कूल, स्कूल आदि रूप अशिक्षित व्यक्ति की पहचान है। जाति भेद, हमारे समाज में उच्च जाति और निम्न जातियों की उपस्थिति उनकी प्रयुक्त भाषाओं में भी परिलक्षित होती है। द्रविड़ परिवार की तमिल भाषा में ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों की भाषा में शाब्दिक और व्याकरणिक भेद देखा गया है। सामाजिक स्तर भेद, आर्थिक रूप से संपन्न लोग और गरीब लोग अक्सर दो भिन्न भिन्न बोलियां बोलते नजर आते हैं। जैसे भाषा वैविध्य के कारण, तो पहले क्षेत्रीय कारण होता है जिसमें भौगोलिक कारण है, सामाजिक में है लिंग भेद, उम्र भेद, शिक्षा भेद, जाति भेद और सामाजिक स्तर भेद। ठीक है, जो हम लोग आगे पढ़े हैं। इसके बाद पढ़ते हैं संपर्क में भाषाएं। भाषा वैविध्य की चर्चा की, लेकिन विश्व में अन्य भाषाओं के संपर्क में आती है। संपर्क में आने वाली भाषाएं तक एक दूसरे को प्रभावित करती है। व्यक्ति भी एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करता है। इस संदर्भ में हम संपर्क की स्थिति को हम बहुभाषिकता कहते हैं। भारत बहुभाषी देश है क्योंकि यहाँ कई भाषाएं बोली जाती है। मैं हिंदी और अंग्रेजी में के संदर्भ में द्विभाषी हूँ। मैं हिंदी बांग्ला के संदर्भ में द्विभाषी हूँ। दो से अधिक भाषाएं जानने वाले को बहुभाषी नहीं कहा जाता, वह बहुभाषाविद कहलाता है। इस तरह बहुभाषिकता सामाजिक स्तर की संकल्पना है। भाषाई संपर्क में कई बातें देखी जा सकती है। द्विभाषिकता के कारण लोगों में दोनों कोडों का मिश्रण आदि बातें देखी जा सकती है। दो भाषाओं के संपर्क से तीसरा भाषा रूप पैदा हो जाता है। दोनों भाषाओं में आदान प्रदान की स्थिति आती है। द्विभाषी समाज में भाषाई संपर्क आदि भी होते हैं। बहुभाषिता और द्विभाषिता के विविध रूप। भारत चिरकाल से बहुभाषी देश रहा है। हर प्रांत की अपनी भाषा होते हुए भी पहले संस्कृत देश को जोड़ने वाली भाषा थी, अब हिंदी देश के संपर्क भाषा के रूप में उभरी। इस कारण देश का शिक्षित वर्ग हमेशा द्विभाषी रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा, महानगरों का उदय और दूरसंचार और जनसंचार माध्यमों का विकास, इन सब कारकों से लगभग हर शिक्षित वर्ग द्विभाषी है और एक ही समय में एक से अधिक भाषाओं का भिन्न स्तरों में प्रयोग करता है। यह भाषा वैविध्य का दूसरा आयाम है। द्विभाषिता की स्थिति में व्यक्ति की एक भाषा प्रमुख होती है, वहीं दूसरी गौण। मातृभाषा में प्रदेश में मातृभाषा ही प्रमुख होती है। व्यक्ति मातृभाषा से भिन्न प्रदेश में रहे तो उसकी मातृभाषा गौण और प्रदेश की भाषा प्रमुख हो जाती है। बहुभाषी की स्थिति में व्यक्ति की द्विभाषिता के इस तरह कई रूप देखे जा सकते हैं। भाषा एक प्लस भाषा दो। जब वक्ता एक ही
एक ही भाषा परिवार की दो भाषाओं में दक्षता रखता हो, जैसे हिंदी और बांग्ला, प्राय प्रदेश की भाषा प्रमुख होगी। भाषा 1+3। जब वक्ता दो विभिन्न भाषा परिवार की भाषाओं में दक्षता रखता हो, जैसे हिंदी, तमिल या मणिपुरी हिंदी, इसके अंतर्गत हम अंग्रेजी को भी ले सकते हैं जो भारोपीय परिवार की है, पर अपने देश में अभी भी इसे पूर्ण रूप से भारतीय भाषाओं में नहीं गिना जाता। फिर भी इसकी स्थिति जर्मन या जापानी जैसे पूर्ण विदेशी भाषा की नहीं है। इस स्थिति में मातृभाषा ही प्रायः प्रमुख होती है। भाषा 1+4। जब वक्ता मातृभाषा के अतिरिक्त कोई एक विदेशी भाषा का प्रयोग करना भी जानता है, जैसे हिंदी एवं फ्रेंच, जर्मन, विदेशी भाषा की दक्षता कम ही होती है। अब तक हमने जिस द्विभाषिकता की चर्चा की वह बाह्य है, जो भाषाओं के बीच में है। इसी तरह एक भाषिक स्थिति में भी द्विभाषिकता की बात देखी जा सकती है, जहाँ व्यक्ति भाषा की दो बोलियां बोले या भाषा की दो विशिष्ट शैलियों का प्रयोग करे। इसे कुछ विद्वान द्विभाषिकता मानते हैं, कुछ नहीं। आंतरिक द्विभाषिकता के अंतर्गत उस स्थिति को लिया जाता है जब वक्ता एक ही भाषा की दो बोलियां, जैसे कि हिंदी के साथ साथ अवधी ब्रज की दक्षता रखता हो, या फिर एक मानक रूप भाषा जैसे हिंदी और एक बोली जैसे भोजपुरी की दक्षता रखता हो। वक्ता एक ही भाषा के दो भिन्न शैलियों का या कोडों का प्रयोग करता है, जिनमें एक उच्च और दूसरी निम्न समझी जाती है। उदाहरणतः बांग्ला समाज में साधु भाषा और चलित भाषा का अलग अलग प्रयोग होता देखा गया है। कुछ यही स्थिति तमिल भाषियों की भी है। औपचारिक तमिल में और सामान्य व्यवहारिक तमिल में काफ़ी अंतर है। जैसे द्विभाषिता के प्रकार होते हैं बाह्य में आता है देशी और विदेशी। तो देशी में है भाषा 1+2 और भाषा 1+3, और विदेशी में भाषा 1+4। और आंतरिक में आता है द्विबोली में आता है बोली 1 प्लस भाषा 1, बोली 1 प्लस बोली 2। भाषा द्वैत में आता है उच्च भाषा, निम्न भाषा। भाषाई प्रयोग जो होता है प्रयोजनामूलक है, जैसे व्यापार, संचार, खेलकूद, अन्य। अंत में द्विभाषिता के अंतर्गत हम इन सब शैलियों को ले सकते हैं जो भिन्न भिन्न परिवेश में उपजी और प्रयुक्त होती हैं। उदाहरणतः व्यापार में प्रचलित शैली, या फिर विज्ञापन की शैली, या फिर खेलकूद की शैली, या फिर किसी खास विशेष कोड भरी शैली जैसे कि बनारस के पंडों की। अक्सर देखा गया है कि ये शैलियाँ विशेष संदर्भ में ही प्रयोग होती हैं और उसके बाहर नहीं। वक्ता और श्रोता दोनों ही इस शैली से भली भांति अवगत होते हैं। विज्ञापन की भाषा। फिर है कोड, अंतरण और मिश्रण। व्यक्ति द्विभाषिता की स्थिति में जिस भाषा रूप का उपयोग करता है वह कोड कहलाता है। द्विभाषिता के प्रभाव के कारण वह कभी दोनों कोडों का बारी बारी उपयोग करता है। जैसे मैंने उनसे बात की थी, आप बिल्कुल चिंता न ही विल हेल्प यू, आप बिल्कुल चिंता न करें। इस प्रवृत्ति को कोड अंतरण कहा जाता है। दूरदर्शन पर आने वाले विज्ञापन भी दो भाषाओं में किस तरह चतुरता से बांटे जाते हैं। कपड़े धोने के साबुन का विज्ञापन सदैव हिंदी में और अन्य किसी प्रांत की भाषा में होगा, पर नहाने के साबुन का विज्ञापन प्राय अंग्रेजी में ही होगा। यह अलग शोध का विषय कि बहुभाषिक समाज में हम किस भाषा से जनता के किस भाग तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। विज्ञापन की भाषा की चर्चा करते समय ये जरूरी हो जाता है कि आपको यह बता दें कि आधुनिक युवा पीढ़ी के एक परिप्रेक्ष्य में एक भाषा का प्रयोग करने की अपेक्षा एक ही परिप्रेक्ष्य में दो भाषाओं के बीच कोड परिवर्तन करना अधिक पसंद करती है। उदाहरण के लिए देखिए, निम्नलिखित विज्ञापन जो आज की पीढ़ी के लिए ही दूरदर्शन पर प्रसारित होता है। गोरापन विदाउट सॉफ्ट त्वचा, जैसे पार्टी विदाउट बॉयज। कोड मिश्रण किन्हीं 2 या 3 भाषाओं में हो सकता है। कोड मिश्रण की परिभाषा जब एक ही भाषा में दो विभिन्न भाषाओं की व्याकरणिक और उपव्याकरणिक व्यवस्था का तालमेल हो। कोड मिश्रण काफ़ी शोध और चिंतन का विषय रहा है। एक ही वाक्य में क्या परिवर्तित हो सकता है और क्या नहीं, कोड परिवर्तन क्यों होता और इस मिश्रण के क्या आयाम हैं, या फिर समाज का कौन सा वर्ग अधिक मात्रा में कोड मिश्रण करता है और कौन सा कम मात्रा में। यदि ऐसे प्रश्न हैं, यह ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर ढूंढने का प्रयास किया गया
कुछ भाषा वैज्ञानिक कोड मिश्रण के लिए दो भाषाओं का होना ही आवश्यक नहीं मानते, परंतु विभिन्न शैलियों या बोलियों के अंतर्गत हुए परिवर्तन को भी कोड मिश्रण का ही अंग मानते हैं। भाषा वैज्ञानिकों के लिए यह खिचड़ी बड़ी दिलचस्प होती है, क्योंकि इससे संप्रेषण की गहराई तक तो पहुंचा ही जा सकता है। इसके शोध से मूल भाषा के व्याकरण की मुख्य व्याकरणिक इकाइयों के बारे में भी ज्ञान अर्जित किया जा सकता है, जैसे कि हिंदी की अनेकानेक संयुक्त क्रियाएं जो कि विशेषण संज्ञा प्लस क्रिया से बनती हैं, बड़ी आसानी से अंग्रेजी की संज्ञा या उसके विशेषण से कोड परिवर्तित हो जाता है। जैसे वर्क करती हूँ, इसमें संज्ञा प्लस क्रिया है। हार्ड वर्क करती हूँ, विशेषण संज्ञा प्लस क्रिया है। डेली हार्ड वर्क करती हूँ, क्रिया विशेषण संज्ञा प्लस क्रिया है। एग्ज़ाम पास करना, संज्ञा प्लस क्रिया है। गौर करें, घ में कैसे करना लगाते ही अंग्रेजी की क्रिया पास संज्ञा का रूप ले लेती है। बहुभाषिता से जन्मी पिजिन, क्रियोल और मिश्रित भाषाएं। किसी भी बहुभाषा भाषी समाज या देश में कोई ना कोई भाषा ऐसी होती है जो संप्रेषण के धरातल पर संपर्क भाषा का काम करती है। इसे लिंगुआ फ्रैंका के नाम से जाना जाता है। प्राय यह संपर्क भाषा मानक रूप में प्रयोग नहीं होती और उसमें प्रांतीय या क्षेत्रीय भाषाओं या बोलियों का पुट शामिल होता है। उदाहरण के लिए भारतवर्ष के अधिकांश संयुक्त प्रांतों में हिंदी एक संपर्क भाषा के रूप में साधारण और रोजमर्रा के जीवन में प्रयुक्त होती है। यह अवश्य है कि राजस्थान की संपर्क भाषा हिंदी और हिमाचल की संपर्क भाषा हिंदी और बेंगलोर या मुंबई की संपर्क भाषा हिंदी अपनी अपनी कई विशेषताएं हैं। जैसे जल अपना रूप बर्तन के हिसाब से बदल लेता है, गोल बर्तन में गोल, ऊंचे लंबे बर्तन में ऊंचा आदि। उसी प्रकार संपर्क भाषा हिंदी हर प्रांत और प्रदेश में उस प्रांत की मुख्य भाषा के अनुरूप ढल जाती है और कुछ नई छटा लिए होती है। उस भाषा के लचीलेपन की विशेषता के कारण अंग्रेजी आज विश्व की संपर्क भाषा के रूप में जानी जाती है। व्यापारिक संदर्भों में जब व्यापार करने वाले कई भाषा समुदाय एक साथ एक स्थान पर एकत्रित हो जाए तो एक नई भाषा का भी जन्म हो जाता है, जिसमें शब्द व्यवस्था एक भाषा की ध्वनि व्यवस्था और वाक्य व्यवस्था किसी अन्य भाषा की हो सकती है। ऐसी भाषा जिसका जन्म मात्र व्यापारिक आवश्यकता के कारण हुआ हो या फिर एक समुदाय का किसी दूसरे समुदाय पर आर्थिक या राजनीतिक शासन करने की इच्छा से हुआ हो, तो उस भाषा को पिजिन कहते हैं। दो बातें विशेष ध्यान रखने योग्य है। प्रथम तो यह कि पिजिन किसी की मातृभाषा नहीं होती और दूसरा यह कि पिजिन का व्याकरण 2 या 3 भाषाओं के व्याकरण का साधारणीकृत रूप होता है। प्राय इसकी शब्द संपदा सीमित होती है और भाषा वैविध्य न के बराबर होता है। विश्व में अंग्रेजी, फ्रेंच, डच, स्पेनिश, पुर्तगाल, अरबी और स्वाहिली पर आधारित पिजिन भाषाएं हैं। एक हवाई पिजिन अंग्रेजी का नमूना देखिए। द पुअर पीपल ऑल पोटैटो ईट पिजिन रूप है। द पुअर पीपल ऑल पोटैटो ईट। द पुअर पीपल ईट ओनली पोटैटोज। गरीब लोग मात्र आलू खाते हैं। ध्यान दें कि पिजिन भाषा में हिंदी की ही भांति क्रिया वाक्य के अंत में आ रही है, क्योंकि उक्त वाक्य एक जापानी द्वारा बोला गया था और जापान में भी क्रिया वाक्य के अंत में आती है। जब पिजिन की अवधि इतनी लंबी हो जाए कि आगे आने वाली पीढ़ी मात्र पिजिन ही बोलती हो, वह भाषा रूप समुदाय का मानक रूप हो जाता है और तो उनकी भाषा क्रियोल कहलाती है। अर्थात क्रियोल किसी न किसी समुदाय की मातृभाषा होती है और उसकी शब्द संपदा और उसका वाक्य विन्यास पिजिन की भांति सीमित और साधारणीकृत नहीं होता। क्रियोल शब्द भंडार काफ़ी विस्तृत होता है और व्याकरणिक नियम भी किसी अन्य सामान्य भाषा की भांति जटिल होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के केप यॉर्क पेनिनसुला के उत्तरी भाग में बोली जाने वाली क्रियोल के हैं। भाषा वैज्ञानिकों का मत है कि पिजिन से क्रियोल की यात्रा क्रियोल पर आकर समाप्त नहीं हो जाती, वरन क्रियोल धीरे धीरे मानक भाषा की तरफ अग्रसर होती है और अंततः किसी एक विशेष प्रांत की या समुदाय की मानक भाषा पर जाकर टिक जाती है। यह चक्रीय यात्रा एक प्रकार से मानव जाति के बायोप्रोग्राम का परिणाम है। क्रियोल की जटिल
जटिलता हमारी अंतर्निहित भाषिक क्षमता की देन है। कहने का तात्पर्य है कि मानव मस्तिष्क पहले ही इस तरह गठित है कि धीरे धीरे भाषा के विस्तार में जटिलताओं को जन्म देता है। यह एक प्राकृतिक व्यवस्था है। रांची के बाजारों में बोली जाने वाली सदरी या सदनी भी एक प्रकार की पिजीन है, जिसमें हिंदी, पखड़िया और उरवा का मिश्रण है। धीरे धीरे अब इसने क्रियोल का रूप ले लिया। भाषा क्षरण, अनुक्षरण और संघर्ष। भाषाएं कभी लुप्त हो जाती है, जिसे क्षरण कहा जाता है। भाषा और सामाजिक संदर्भ। भाषा समाज की वस्तु है, समाज द्वारा निर्मित व्यवस्था है। इस तरह भाषा और समाज के अभिन्न संबंध की बात कह सकते हैं। वैसे मानव के अन्य सामाजिक आदि व्यवहारों की तरह भाषा को भी हम व्यवहार मान सकते हैं। इस अर्थ में भाषा भी एक सामाजिक संस्था है। समाज का अपना संगठन है, भाषा की अपनी संरचना है। हम अक्सर देखते हैं कि सामाजिक संगठन के कारण भाषा के तत्व निर्मित होते हैं। जैसे भारतीय परिवार के सुव्यवस्थित संगठन के कारण हमारे पास अंग्रेजी के मुकाबले अधिक रिश्ते के शब्द हैं। इस तरह परस्पर जुड़े हुए कई क्षेत्र हैं जहाँ भाषा और समाज एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। संबोधन के शब्द, जैसे भाई सुनना, जरा सुनिए, बहन जी 1 मिनट सुनो। तो इस तरह के शब्द जो है संबोधन के लिए इस्तेमाल होते हैं। नाते रिश्तेदारों के लिए प्रयुक्त संबोधन। हमारे रिश्तेदार 2 प्रकार के होते हैं। पहले तो वे जो समान रक्त या वंशगत हों, और दूसरे विवाहजन्य हों। इन दोनों प्रकार के रिश्तों की संबोधन पद्धति चाहे एक सी हो, परंतु इनके संदर्भ शब्दावली भिन्न भिन्न होती है। जैसे तीसरी पीढ़ी तक आते आते संबोधन शब्दावली प्रथम नाम तक ही सीमित रह जाती। समरूपी संबंधों की संबोधन शब्दावली ही भी एक ही है। अतः साली और ननद दोनों को जीजी के नाम से, यदि वे बड़ी हैं तो अन्यथा प्रथम नाम से संबोधित किया जा सकता। उसी प्रकार जीजा या नंदोई के लिए एक ही प्रकार का संबोधन शब्दावली प्रयोग किया जा सकता है। जिठानी और भाभी भी इसी श्रृंखला में जोड़े जा सकते हैं। प्रश्न यह उठता है कि संदर्भ शब्दावली और संबोधन शब्दावली की किस स्थिति का द्योतक है। हमें उनके अध्ययन से किस प्रकार की जानकारी हासिल होती है। यदि आप ध्यान से देखें तो ज्ञात होगा कि विवाह के बाद स्त्री को और उसके बच्चों को 2 भिन्न भिन्न संदर्भ रूपों से वास्ता पड़ता है। उदाहरण, पति का छोटा भाई देवर पर बड़ा भाई जेठ, और पति के छोटे भाई की पत्नी देवरानी पर पति के बड़े भाई की पत्नी जेठानी। उसी प्रकार पिता के बड़े भाई ताऊ और उनकी पत्नी ताई पर पिता के छोटे भाई चाचा और उनकी पत्नी चाची। इस प्रकार के बड़े छोटे संबंधों के भिन्न भिन्न रूप मायके में नहीं होते। बड़े भाई की पत्नी और छोटे भाई की पत्नी दोनों ही भाभी, या फिर पत्नी के बड़े भाई या छोटे भाई दोनों ही साला के नाम से संदर्भित होती है। यही स्थिति पत्नी की बड़ी और छोटी बहनों की है, दोनों ही साली के नाम से जानी जाती है। इस अलग अलग पद्धतियों का कारण है कि हिंदी भाषी समाज पति स्थानिक और पितृस्थानिक है। विवाह के बाद स्त्री का पूर्ण समय ससुराल में ही बीतता है, अतः उसके संबंधों की संदर्भ सूची भी विविध है। आप कल्पना कर सकते हैं कि समाज मातृस्थानिक या पत्नी स्थानिक हो, जैसे कि मेघालय में खासी भाषा, तो उनकी संदर्भ शब्दावली हिंदी भाषियों से कितनी भिन्न होगी। इसके अलावा संबंधों को 1, 2 या 3 बंधनों में बांधा जाता है। जब व्यक्ति विशेष की किसी दूसरे व्यक्ति से ठीक सीधा संबंध हो, बिना किसी अन्य व्यक्ति के बीच में है, तो उसे प्राथमिक संबंध कहते हैं। यदि एक व्यक्ति का संबंध किसी अन्य व्यक्ति से ठीक सीधा ना होकर किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से, तो उस संबंध को द्वितीयक संबंध कहते हैं। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति विशेष का संबंध किसी अन्य व्यक्ति से एक नहीं वरन 2 व्यक्तियों के माध्यम से हो, तो उसे तृतीयक संबंध कहते हैं। उदाहरणतः हमारा संबंध अपने माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री से सीधा प्राथमिक संबंध है, पर दादा दादी, पोता पोती वगैरह से द्वितीयक है। परदादा परदादी या फुफेरे भाई बहन, मौसेरे भाई बहन से तृतीयक है। यदि हम एक गोल चिन्ह को मैं की संज्ञा दें तो इसे निम्नलिखित प्रकार से समझाया जा सकता है। जैसे पहले माँ, पुत्र पुत्री, फिर द्वितीयक संबंध में होता है पिता पुत्र, दादा पोता। उसी तरह से तृतीयक संबंध में होता है, जैसे पहला था पिता का, परदादा हो जाएंगे तृतीयक संबंध में।
उसी तरह से मास का रिश्ता से मौसेरी बहन। हिंदी में भाषा वैविध्य 10 कोस पे पानी और 20 कोस पे पानी। जब हिंदी समूचे भारतवर्ष में जनसंपर्क की भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है तो कुछ भी भिन्नताएं आ जाती हैं। मसलन बम्बईया हिंदी, कलकतिया हिंदी, हैदराबादी हिंदी, दिल्ली की हिंदी आदि। आइए सर्वप्रथम देखें कि हिंदी प्रदेश की हिंदी और उसकी बोलियों को। हिंदी प्रदेश में 6 प्रांत शामिल हैं: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। यद्यपि विभिन्न प्रांतों को हिंदी भी भिन्न भिन्न प्रकार की है, परंतु बोधगम्यता की कड़ी उन्हें एक माला में पिरोती है। हाँ, यह अवश्य है कि यह बोधगम्यता सभी प्रांतों में एक सी नहीं है, कहीं ज़्यादा और कहीं कम। प्रश्न डिग्री का है। उदाहरणतः एक राजस्थानी व्यक्ति हरियाणावासी की हिंदी को हिमाचली की हिंदी की अपेक्षा कहीं अधिक मात्रा में समझेगा। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं: पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। यहाँ बता देना आवश्यक होगा कि इन उपभाषाओं का वर्गीकरण किसी व्याकरणिक दृष्टि से नहीं किया गया। इन 5 भागों में हिंदी भाषा का वर्गीकरण मात्र इसके प्रयोग क्षेत्र या राजनीतिक भूखंड से संबंधित है। अतः हिंदी प्रदेश के पूर्व भाग में बोली जाने वाली हिंदी पूर्वी हिंदी या राजस्थानी में बोली जाने वाली हिंदी राजस्थानी हिंदी आदि। पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली और कौरवी, हरियाणवी या बांगरू, दक्षिणी ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, मेरठ के आसपास बोले जाने वाली खड़ी बोली के अंतर्गत साहित्यिक हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी भी। दक्कनी हालांकि दक्षिण में बोली जाती है पर खड़ी बोली पर आधारित होने के कारण पश्चिम हिंदी के अंतर्गत आती है। ब्रज, मथुरा, आगरा में बोली जाती है और भक्ति काल के कवियों की प्रिय भाषा रही है। राजस्थानी हिंदी इसकी 5 प्रमुख बोलियां: मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवती और गुजरी। पश्चिम राजस्थान में बोली जाने वाली मारवाड़ी का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। यही नहीं, हाल ही में किए गए शोध से ज्ञात होता है कि समूचे भारतवर्ष में हिंदी के अतिरिक्त यदि कोई भाषा द्वितीय भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है वो है मारवाड़ी। प्रसार और साहित्य सृजन की दृष्टि से इसका क्षेत्र व्यापक रहा है। मारवाड़ी पूर्व हिंदी इसकी 3 बोलियां हैं: अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। साहित्य की दृष्टि से अवधी भाषा सबसे अधिक अलंकृत हुई। सूफी काव्य और राम काव्य की रचना की भी भाषा अवधी ही है। बिहारी हिंदी इसके अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली बोलियां आती है। ये तीनों बोलियां बिहार राज्य में बोली जाती है, पर भोजपुरी उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में भी बोली जाती है। इन भाषाओं का जन्म मागधी अपभ्रंश से हुआ। भाषा वैज्ञानिक मैथिली जैसी भाषाओं का बंगला, उड़िया, असमिया से संबंध जोड़ते हैं। साहित्यिक दृष्टि से मैथिली भाषा प्रमुख है। पहाड़ी हिंदी ये गढ़वाली और कुमायूनी आती है। इसमें कुमायूनी। इन भाषाओं में लोक साहित्य की विपुलता है। पहले बताया हिंदी देश की जनसंपर्क की भाषा बनती जा रही है। हाल ही में किए गए शोध से पहली बार हमारे सामने आंकड़े में यह तथ्य उजागर हुआ है कि देश की लगभग 50% जनसंख्या हिंदी का प्रयोग प्रथम भाषा के रूप में करती है। यदि इसमें उन भाषियों को भी जोड़ दे जो हिंदी का प्रयोग द्वितीय तृतीय भाषा के रूप में करते हैं तो संख्या कहीं अधिक बैठेगी। कहने का आशय है कि यदि कोई एक भाषा है जो देश की राष्ट्रीय भाषा है जिसे जन समूह पारस्परिक संप्रेषण के लिए प्रयोग करता है तो वह है हिंदी और उसके नाना प्रकार। जब भी हिंदी भाषी हिंदी का प्रयोग पारस्परिक संप्रेषण के लिए करते तब हिंदी एक नया ही रूप ले लेती है जो मानक हिंदी से काफ़ी भिन्न और इतर होता है। इस प्रकार की स्थानीय हिंदी वहाँ के सांस्कृतिक और अंतर्जातीय संपर्क का प्रतीक होती है।
हिंदी के शब्द में ह का लोप एवं शब्द के दूसरे महाप्रांत स्वर्ण का अल्प प्राणीकरण मराठी की विशेषता है। अतः पहुँचना, पहुँचना, भूत भूत, बहुत, पेला पहला, पहनना, पहनना, भूखा। सबसे रोचक भूतकाल क्रिया रूप है जैसे किएला, फिर इसी तरह से बोला जाता है देखेला, आदि। दूसरी फिर पढ़ते हैं दिल्ली की हिंदी। यदि बम्बईया हिंदी पर मराठी का प्रभाव है तो दिल्ली की हिंदी पर हरियाणवी और पंजाबी का। दिल्ली की हिंदी में फ का लोप हो चुका है और फ के स्थान पर फ का ही प्रयोग होता है। अतः सफल, सफल, फिर, फूल, फूल, इस तरह के शब्द बोले जाते हैं। मुझे और तुझे के स्थान पर मेको अधिक प्रचलित है। इसी तरह पंजाबी के प्रभाव इसी प्रकार है। पुरुष सर्वनाम आपके साथ आइए, खाए, क्रिया स्वरूपों का हाश हो गया और आप आओ, आप खाओ का प्रचलन बढ़ गया है। इस तरह पंजाबी के प्रभाव के कारण आदरणीय व्यक्ति के संदर्भ में लिंग की अनुवृत्ति भेदक लक्षण नहीं होती। मेरे पिताजी कल कलकत्ता चले गए। मेरे माताजी कल कलकत्ते चले गए जैसे वाक्य काफ़ी प्रचलित। हरियाणवी के प्रभावश मैंने जाना है, तेने स्कूल देखना है जैसे वाक्य प्रचलित है। मुझको जाना है के स्थान पर मैंने जाना है संभावित भविष्य के प्रयोग हैं। हैदराबादी की हिंदी। हैदराबादी हिंदी आज पूर्ण रूप से तेलुगु वाक्य विन्यास में ढल चुकी है। देश की सीमाओं से बाहर हिंदी त्रिनाद, फिजी, गयाना, मॉरिशस, सूरीनाम और दक्षिण अफ्रीका आज भी प्रवासी भारतीय हिंदी और भोजपुरी का प्रयोग करते हैं। संप्रति प्रवासी की संख्या मॉरिशस में 64, गयाना में 55, फिजी में 50, सूरीनामों में 40, त्रिनाद में 41% है। ब्रिटेन में हिंदी भाषियों की अधिकता के कारण हिंदी अब सर्वाधिक बोलने वालों की संख्या में द्वितीय स्थान पर आ गई। यही नहीं, इन देशों में समाचार पत्र, मासिक पत्र, पत्रिकाएं और साहित्यिक कृतियां भी नियमित रूप से प्रकाशित होती हैं। इस संदर्भ में बताना आवश्यक है कि प्रवासी भारतीयों का अपना संप्रेषण तंत्र है जो हम लोगों से भिन्न है। ये भी हमारी तरह दूरभाषी हैं पर जन व्यवहार के लिए क्रियोल का सहारा लेते हैं और कार्यालयों में भिन्न राजभाषा का। उदाहरण के लिए मॉरिशस में फ्रेंच आधारित क्रियोल है और फ्रेंच तथा अंग्रेजी का व्यवहार होता है। विदेशी भाषा के रूप में कई विश्वविद्यालयों के शिक्षण और शोध का विषय है। यही कारण है कि पिछले 30 वर्षों में जर्मन हिंदी, फ्रेंच हिंदी, चेक हिंदी, रूसी हिंदी, डच आदि जो है आकर्षित करती है और वह हिंदी का योगदान बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया आदि देशों के लिए जहाँ हिंदी सामाजिक सांस्कृतिक प्रेरणा प्रदान करती। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत के अनेक भाषाओं में हिंदी एक ऐसी भाषा है जो अधिक मात्रा में देश की सीमा के बाहर प्रयुक्त होती है। यही नहीं, वरन हिंदी प्रवासियों के सांस्कृतिक और सामाजिक अस्मिता की पहचान भी है एवं उनकी संस्कृति की अभिव्यंजना भी। अब पढ़ेंगे हिंदी भाषा क्षेत्र।